स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, जो भी है सब कुछ है भैया। चलिए, तो जो पिछला क्लास मैंने रिकॉर्ड किया था ना आपके सिलेबस के लिए, वो मैं यूट्यूब पे नहीं डाला क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऑडियो का ग्लिच आया था। हाँ, तो माय डियर ऑल थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम बहुत ही अच्छे से पास कर गए। ठीक है, अब जो है आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो, और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका टेक्निकल। अभी देखो, आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है। अब जब सिलेबस चेंज हुआ है तो भैया ऐसा है कि आप लोगों को थोड़ा सफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बाकी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है कि आप लोग को क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है, पहले ये तो पता चले। आपको पता है सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को? तो ध्यान से देखो एक बार सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है सोम। अब बच्चा लोग परेशान हो रहा है कि सर इस सोम का बात है। भैया इस सोम कुछ नहीं है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। पिछले बार भी जो है आपका ये सिलेबस में यही था। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में शुरू से ये रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इस बार भी है। बट एक चीज जो इसमें ऐड किया है ना वो है आपका कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी इसी में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आपको इस बार मैं जो पढ़ाऊंगा वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ पार्ट्स पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से, और प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये दोनों पार्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको ऐसा कुछ नहीं कोई 30 मार्क खां वाला चीज है। जो आप लोग क्लास 11th में पढ़ते थे वही चीज यहाँ पे है। फोर्स क्या होता है, कितना तरह का फोर्स है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद है पढ़े थे ये सब चीज? वही सारा चीज है भैया। ठीक है, तो वो सारा चीज तो हम लोग करेंगे ही। दूसरा सब्जेक्ट जो इसमें पढ़ना है वो है आपका मॉडर्न सर्वेइंग। यहाँ पे थोड़ा खेला कर दिया आप लोगों के साथ। देखो भैया, मॉडर्न सर्वेइंग जो आप लोगों को सब्जेक्ट दिया गया है ना, इस सब्जेक्ट में क्या है कि सर्वेइंग का जो बेसिक्स होता है वो बताया ही नहीं। डायरेक्ट यूनिट 1 कॉन्टूर से स्टार्ट कर दिया, तो ये तो वाला गलबड़ वाला बात हो गया। और आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़े थे? कुछ पढ़े थे? फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोई ब्रांच पेपर था नहीं। सेकेंड सेमेस्टर में ब्रांच पेपर था, वो था आपका क्या था? बिल्डिंग मटेरियल था ना। हाँ, तो बिल्डिंग मटेरियल था। लेकिन हुआ क्या है ना कि अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा लोग आया है तो वो लोगों का सिलेबस में सर्वेइंग डाला हुआ है, बेसिक सर्वेइंग। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस बना है वो उसके अनुसार बना है कि बेसिक सर्वेइंग फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे और थर्ड सेमेस्टर में आके मॉडर्न सर्वेइंग पढ़ोगे। तो अब हो गया गड़बड़, आपने तो पढ़ा नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, है ना? तो मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड जो आपको पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्या है आपको पता है? कौन सा सब्जेक्ट है? कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। हाँ वही है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, कंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो भी है। ये वाला जो चीज था ना कंस्ट्रक्शन वाला सब्जेक्ट हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाते थे, और थर्ड सेमेस्टर में था बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में ही आप लोग बिल्डिंग मटेरियल का कुछ पार्ट पढ़ लिए। ठीक है, अब फोर्थ सेमेस्टर तक का ही हमारे पास सिलेबस अभी तक आया है, फिफ्थ एंड सिक्स का तो आया नहीं है आपके अनुसार। आपके बैच के लिए फिफ्थ सिक्स का सिलेबस हमारे पास नहीं आया है। अब वो क्या डिजाइन करेगा ये पता नहीं है। बहुत सी चीजें हैं बिल्डिंग मटेरियल में जो आपने नहीं पढ़ा था। ठीक है, वो तो ऊपर ऊपर से पढ़िए। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और इसको आप समझ लो टेक्निक्स, जो आपके नाम में आया हुआ है ना सिलेबस में, वो है टेक्निक्स, कि आपको घर कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में, ये समझो भैया। अगर आप घरवा बनाओगे तो कहने का मतलब ये है कि दरवाजा जो बनाओगे वो कितना साइज का होना चाहिए, छत्ता कितना साइज का होना चाहिए, पिलर कितना साइज का होना चाहिए, डोर कितना साइज का होना चाहिए, टाइप्स ऑफ डोर कितना होता है, छत कितना तरह का होता है। ठीक है, ये डायमेंशंस पढ़ना है। स्टेयर्स बनाओगे तो स्टेयर्स किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ये टेक्निक्स इसमें पढ़ना है। फोर्थ जो आपका है वो है आपका सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड।
ठीक है, इसके लिए हम लोग दूसरे टीचर को देखते हैं, होगा तो इनरोल करेंगे। मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा हमारे द्वारा, या आपको जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ना है उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, सो मॉडर्न सर्वेइंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। अभी दूसरे टीचर भी आएंगे, ठीक है, वो भी आपको इसमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लेंगे, देखते हैं। अभी मोस्ट प्रोबेबली मैं सोम पढ़ाऊंगा ही आपको, ठीक है, सोम, क्योंकि बहुत ही बेसिक हो जाता है। और हाँ, एक चीज, मैकेनिकल वाले बच्चों और सिविल वाले बच्चों दोनों के लिए सोम लगभग सेम सिलेबस है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि मैकेनिकल वाले बच्चों का भी काम हो जाए और सिविल वालों बच्चों का भी काम हो जाए, ठीक है ना। तो अभी जो मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं वो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे सिलेबस। सबसे पहले पिछला वीडियो मैंने डाला नहीं था, बट हमने सोम का डिस्कस कर लिया था शायद, ठीक है, सिलेबस। तो अभी हम लोग जो है सर्वेइंग के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ने का स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन की सर्वेइंग में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला यूनिट जो आपको दिया है वो है कंटूर, जो कि नाइंसाफी है आपके साथ, ठीक है, अत्याचार हो रहा है आपके साथ। क्यों? क्योंकि कंटूर पढ़ने से पहले आपको रिड्यूस्ड लेवल पढ़ना पड़ेगा। अब रिड्यूस्ड लेवल पता ही नहीं, उससे पहले आपको पता करना पड़ेगा स्केल क्या होता है, रिडक्शन फैक्टर्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन फैक्टर्स क्या होता है। हाँ, ये सारी चीजें तो पढ़े ही नहीं। अब डायरेक्ट कंटूर पढ़ना है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा समझने में, है। तो भैया ये सारी चीजें मुझे पहले बताना पड़ेगा। मतलब यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले मुझे इंट्रोडक्शन टू सर्वे में आपको जो बेसिक सर्वेइंग आप लोग पढ़े थे उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं मुझे सारी चीजें यहाँ बतानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखो, आपको एक इंस्ट्रूमेंट होता है थियोडोलाइट, थियोडोलाइट के बारे में पढ़ना है। थियोडोलाइट के बारे में सेकेंड यूनिट में भी पढ़ना है, थर्ड यूनिट में भी पढ़ना है, ट्रावर्सिंग है इसमें, है? दूसरा आपका टोटल यूनिट्स जो अगर आप इसमें देखोगे ना तो 9 यूनिट्स में टोटल डिस्कशन हुआ है, जिसमें से 8 और 9 जो आपका यूनिट है वो आपका थोड़ा क्या है, मतलब मॉडर्न जो आपका अभी सर्वेइंग आया है ना उससे रिलेटेड है। और जिस तरह से आपका ये सिलेबस डिजाइन किया गया है उसमें पूरा का पूरा जो मॉडर्न वे ऑफ सर्वेइंग है वो चीजें इसमें डाला गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन लेवल्स पे, देखो मेरा पढ़ाने का सीधा सा तरीका है कि सेमेस्टर लेवल पे सिर्फ काम नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों को ध्यान में रखना है कि भैया हमें कंपटीशन निकालना है, डिग्री लेके थोड़ी आपको कोई नौकरी दे देगा क्या जी। और डिप्लोमा करने का क्या मकसद है? सीधा सा बात है, सरकारी नौकरी। नहीं तो बाबू साहब मैकेनिकल छोड़ के सिविल के लिए 1 साल क्यों ड्रॉप करते हैं क्या? कोई बात नहीं। तो भाई साहब ऐसा रहेगा कि अभी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये सर्वेइंग होता क्या है और सर्वेइंग से क्या काम निकालते हैं। ये जो क्लास है ना, ये क्लास इज टोटली डेडिकेटेड फॉर दिस, क्लास इज टोटली डेडिकेटेड फॉर योर दिस, क्या बोलते हैं, सर्वेइंग, ठीक है। हम लोग सर्वेइंग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो आ जाओ जरा सर्वेइंग को पढ़ते हैं यहाँ ध्यान से। तो सबसे पहले सर्वेइंग पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं। सर्वे करने का क्या मतलब होता है? सर्वे करने का क्या मतलब हुआ भाई साहब? कलेक्टिंग द डाटा, राइट। आसपास के चीजों के बारे में ब्यौरा लेना कि भैया हमारे आसपास में क्या चीजें चल रही हैं और क्या चीजें हो रही हैं। और हाँ, जो भी चीजें यहाँ पढ़ाई जाएंगी मैं क्लास के बाद इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको, तो पूरा का पूरा क्लास का नोट्स आपके पीडीएफ में रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, ठीक है। और भाई साहब जो कोर्स का रेट वगैरह है वो मैं शायद पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, तो वो एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। तो सर्वेइंग क्या होता है भैया? सीधा सा मतलब अगर हम लोग अपने बात पे पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि सर्वेइंग क्या है, तो सर्वेइंग कुछ नहीं, इट इज अ मेथड। क्या है ये एक ऐसा मेथड है। क्या चीज के लिए मेथड है बताओ?
इट इज अ मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताओ तो? क्यों कलेक्शन ऑफ डाटा कर रहे हैं? डाटा को कलेक्ट क्यों कर रहे हैं? फॉर एनालाइजिंग। हम लोग एनालिसिस करना चाह रहे हैं ना, क्या बाबू? फॉर एनालिसिस ऑफ आवर, क्या एनालिसिस क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को, अपने आसपास के सराउंडिंग को, एनालिसिस ऑफ आवर सराउंडिंग। क्या किसके लिए, क्यों एनालिसिस कर रहे हैं? फॉर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, है कि नहीं? कंस्ट्रक्शन ही तो करना जा रहे हैं हम लोग, फॉर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये बोलोगे सर ये वाला लैंग्वेज आप जो लिखे हैं डेफिनेशन, ये कौन से बुक से लिखे हैं? तो ये एक यूनिक बुक है जो कि रितेश सर कभी लॉन्च ही नहीं की, ठीक है? तो भैया कोई बुक का लैंग्वेज नहीं, आपसे बात करते हुए जो चीज आया, अभी दोबारा बोलोगे लिखने के लिए तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है भैया? जो डिफिनेशन है सिंपल सही, पूछेगा नहीं आपसे कि सर्वेइंग क्या होता है, लेकिन फील करना है कि सर्वे क्या होता है। अच्छा, सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है हमारे लिए पता है? सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट कैसे कर रहे हैं। किसी पॉइंट को लोकेट करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट हम दे दिए, सपोज ये एक पॉइंट दे दिए। अब इस पॉइंट को लोकेट, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, दिख रहा है पॉइंट, ये पॉइंट ए दे दिए यहाँ पे, ठीक है? अब इस पॉइंट ए को अगर हम बोलेंगे कि लोकेट करो, तो इस पॉइंट ए को लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? कैसे बताओगे? पॉइंट ए को यहाँ लोकेट करना है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बैठा, अब यहाँ पे पॉइंट दे दिए हैं, और क्या है कि आप दूसरों को बताओगे कि जाओ, जैसे मान लो बहुत सारा पॉइंट है, एक पॉइंट बी भी यहाँ पे है, और आपको स्पेशली नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे, इन द सेंस कि ये जो पॉइंट ए लिखे हुए है ना, इसका नाम अगर हम हटा दें और ये नाम हटा दें, और हम बोले कि जाओ अपने एक दूसरे दोस्त को बोलना कि ये वाला पॉइंट को इंडिकेट करे। ध्यान देखो, मोबाइल हटाओ, ध्यान दो यहाँ पे। क्या वो आवाज नहीं आ रहा क्या? सब ओके है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? ध्यान से सुनो यहाँ पे। तो अब अगर मान लो इस पॉइंट को दर्शाने के लिए तुम किसी दूसरे दोस्त को भेजोगे, तो वो तुम्हारे बिना, तो मतलब तुम उसको कैसे बताओगे कि तुमको इसी पॉइंट को दर्शाना है? हो सकता है वो तुम्हारा दोस्त आएगा और इस पॉइंट को इंडिकेट कर देगा, नहीं। तो उसको दर्शाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ मेजरमेंट्स लेके तुम जाओगे यहाँ से, तुम बोलोगे कि देखो ऐसा है बाबू, एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस और हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस। क्या? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब तुम क्या करोगे? वहां से बोलोगे कि देखो तुम वर्टिकल लाइन से ना थोड़ा एक्स यूनिट इधर जाना राइट साइड, और जो हॉरिजेंटल लाइन है उससे तुम कितना ऊपर जाना? वाई यूनिट ऊपर जाना। तो तुमको क्या मिल जाएगा? वो पॉइंट ए मिल जाएगा। तुम ऐसे दर्शाओगे कि नहीं? अगर तुम ये मेजरमेंट लेके गए और अपने दोस्त को बोल दिए कि भाई साहब जाओ तुम एक्स और वाई ऐसे ऐसे मेजर कर लेना, तुमको वो पॉइंट ए मिल जाएगा, तो वो पॉइंट आराम से खोज के निकाल देगा कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि किसी पॉइंट को दर्शाने के लिए हमें एटलीस्ट दो मेजरमेंट की जरूरत है। यहाँ पे दोनों क्या है? लीनियर मेजरमेंट है। हम लोग ऐसा भी तो कर सकते थे कि ऐसा करते हम लोग, तुम करते क्या, बोलते देखो बाबू यहाँ पे जो ओरिजिन है ना, यहां से जाना तुम कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है? यहां से ओरिजिन से कितना जाना? 60 डिग्री जाना, और कितना दूर जाना? मान लेते हैं 5 मीटर जाना। तो तुमको क्या मिल जाएगा? पॉइंट ए मिल जाएगा। मतलब अगर तुम ऐसे डिस्क्राइब करोगे पॉइंट ए के लोकेशन को, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एक लीनियर मेजरमेंट चाहिए होगा, दूरी, और एक क्या चाहिए? एंगुलर मेजरमेंट। अच्छा, कोई और तरीका हो सकता है क्या पॉइंट ए को दर्शाने का? अब सबसे पहला क्या बोले हम कि दो गो लीनियर मेजरमेंट, दूसरा क्या बोले हम? एक लीनियर और एक एंगुलर। एक लंबाई चाहिए और एक एंगल चाहिए। कोई और तरीका हो सकता है क्या?
ऑब्वियसली हो सकता है। कैसे हो सकता है, ध्यान से देखो। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई तुम ना 60 डिग्री जाना यहां से, ठीक है, 60 डिग्री यहां से जाना, और क्या करना, एक तुम ना मतलब यहां से जाना 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री जाना, तो तुमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट ए मिल जाएगा, है कि नहीं? ऐसे भी तो तुम कह सकते थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दो एंगुलर मेजरमेंट से भी तुम क्या कर सकते हो, पॉइंट ए को लोकेट कर सकते हो। दो एंगुलर मेजरमेंट क्या क्या चाहिए, या तो दो एंगुलर मेजरमेंट चाहिए, ध्यान से बताओ, क्या चाहिए, दो एंगुलर मेजरमेंट चाहिए, या फिर क्या चाहिए, दो लीनियर मेजरमेंट चाहिए किसी पॉइंट को दर्शाने के लिए। किसी पॉइंट को दर्शाने के लिए, उसका लोकेशन को समझाने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो दो एंगुलर मेजरमेंट हो हमारे पास, या तो क्या हो, दो लीनियर मेजरमेंट हो हमारे पास, या फिर क्या हो, एक लीनियर हो एंड वन एंगुलर मेजरमेंट हो। बोलो बाबू, ये बात समझ में आया? एटलीस्ट ये चाहिए कि नहीं, ये बताओ। तो अगर हम लोग बात करें कि सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग? प्रिंसिपल का स्पेलिंग सही लिखे क्या? कंफ्यूजन? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पे बात करें कि सर्वेइंग का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, किसी लोकेशन के बारे में थोड़ा जानकारी निकालना। नहीं, लोकेशन के बारे में क्या जानकारी निकालेंगे जी, लोकेशन के बारे में जानकारी निकालेंगे कि यहाँ पे जो है वो धरती, मतलब हमारा जो एक रेफरेंस लेवल है ऊंचाई का, वहां से कितना ऊंचा है, यही देखेंगे। उसका जो प्लेन है वो सीधा सपाट है कि गड्ढा है, ये सब चीज देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पे जब हम लोग बात करते हैं ना, तो दो तरह का प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होता है। पहला क्या, पहला ये कि किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, अभी हम क्या डिस्कस किए, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो वन लीनियर मेजरमेंट चाहिए, वन एंगुलर, या दो लीनियर या दो एंगुलर, किए ना? तो सबसे पहला जो आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में, पहला प्रिंसिपल क्या, कि टू एंगुलर मेजरमेंट्स, टू एंगुलर मेजरमेंट्स और टू लीनियर मेजरमेंट्स और टू लीनियर मेजरमेंट्स और वन लीनियर एंड वन एंगुलर मेजरमेंट्स and one angular measurements is required to locate a point, बोलो ये वाला बात क्लियर हुआ? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग यही है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसका एक्सप्लेनेशन कहां पे है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना? अब देखो दूसरा वाला, दूसरा पार्ट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का दूसरा पार्ट ये कहता है बाबू, अच्छा हम लोग जब मेजरमेंट करेंगे, मान लो इमेजिन करो कि आपको क्या करना, आप कहीं जमीन लिए, ठीक है, अब जब जमीन लिए तो सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले जाके वहीं पे घर में मतलब अपना बाउंड्री सबसे पहले करोगे, कि सबसे पहले जाके अपना मतलब क्या बोलेंगे, पिलर खड़ा करना शुरू कर दोगे? पहले ये बताओ। पहले बाउंड्री करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, पहले बाउंड्री करेंगे। क्यों पहले बाउंड्री करेंगे? और जो बाउंड्री करेंगे बहुत बारीकी से करेंगे, बहुत प्रिसाइज वे में करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत केयरफुली करेंगे, नहीं तो क्या होगा, डंडा निकलेगा, माथा फूटेगा, सीधा सा बात है, पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, तो है कि नहीं?
तो कहने का मतलब जब हम लोग अपना सर्वे करेंगे ना, तो जो हमारा बाहर वाला इलाका है, मान लो हमें बीच में कहीं पे पहुंचना है, तो हम लोग बाहर से आएंगे सर्वे करते हुए, है ना। और सर्वे करते हुए आएंगे तो क्या करेंगे, जो सबसे बाहर का जो पॉइंट्स है, जो बाउंड्री वाला पॉइंट्स है, वो हमारा क्या होना चाहिए, हाईली प्रिसाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे बाउंड्री हम लोग बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, एकदम वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले बाउंड्री बनाएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना अंदर वाला पार्ट में देखेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे ना। तो जब भी हम लोग सर्वेइंग करेंगे, तो सर्वेइंग हमेशा हम लोग कैसे करेंगे, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब क्या करेंगे, हम लोग पहले बड़ा वाला इलाका को देखेंगे, उसके बाद उसके छोटे वाले इलाके पे जाएंगे। ऐसे करने से क्या होगा, अगर हमारा बाहर में कोई एरर आया तो वो एरर क्या होगा, अंदर तक, मतलब कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बाहर में जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आया वो अंदर तक नहीं आएगा कैलकुलेशन में। ये सब चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कैलकुलेशन, एरर, ये सब चीज छोड़ो, सीधा सा मतलब ये समझो कि सेकंड वाला जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, हम लोग को कैसे काम करना चाहिए सर्वेइंग में। हम लोग को काम करना चाहिए वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। बड़ा सा पहले इलाका देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे छोटे से पार्ट में जाएंगे। समझ में आया बात, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। अब ये वाला पार्ट क्यों पढ़ा है, ये तो सिलेबस में नहीं है, ये वाला पार्ट तो सिलेबस में है ही नहीं है, काहे पढ़ा है, सिर्फ बेवकूफ है मास्टर, इसीलिए पढ़ा दिया, टाइम वेस्ट करना चाह रहा है। तो बाबू अब देखो ध्यान से, जो सेकेंड वाला पार्ट आपका इसमें जो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है, ठीक है, यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कॉन्टूर। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, कॉन्टूर। लेकिन कंटूर जानने से पहले आपको कई और चीज जानना है। क्या जानना है, कंटूर जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप अभी जिस जगह पे बैठे हो, जैसे मान लो धनबाद है, या फिर आपका के पॉलिटेक्निक है, जीपी धनबाद है, जीपी निरसा है, जीपी साहेबगंज है, ये जितने भी कॉलेजेस आपके हैं, तो समुद्र के तट से ये कुछ ऊंचाई पे है कि नहीं, बोलो, एकदम है कि नहीं। तो समुद्र का कौन सा तट, सबसे पहला सवाल आएगा, सर समुद्र का तट तो बात कर रहे हैं, लेकिन समुद्र का कौन सा तट, मुंबई भी है, चेन्नई भी है, गोवा भी है, कौन वाला तट का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक रेफरेंस लेवल हम लोग को लेना पड़ता है, ठीक है। हम लोग एक रेफरेंस लेंगे कि जहां से कि पूरा, जैसे मान लो अगर हमें बताना है, जैसे तो न्यूज में सुनते हो ना कि जो सियाचिन है वो समुद्र तट से इतना ऊंचाई पे है, तो कौन सा समुद्र तट का बात कर रहे हैं। या फिर दिल्ली बोलेगा कि दिल्ली जो है तुम्हारा समुद्र तट से इतना ऊंचा है, जैसे धनबाद भी कुछ ऊंचाई पे होगा समुद्र तट से, तो कौन सा तट, रेफरेंस लेवल होना चाहिए ना। एक कंट्री का कोई एक ही ऐसा पॉइंट होगा जिसके रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, उस स्थान का समुद्र तट से ऊंचाई बताएंगे, है कि नहीं, सीधा सा बात है। तो समुद्र तट से जितना उस स्थान का ऊंचाई होता है, हम लोग उसको बोलते हैं रेड्यूस्ड लेवल, या आप लोग बचपन में सुने होंगे एल्टीट्यूड। बचपन में सुने थे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, कितना ऊंचा है कोई स्थान, यही होता था ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड पढ़ने वाले हैं, वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को ही हम लोग यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में कभी भी एल्टीट्यूड जनरली वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे रेड्यूस्ड लेवल। और रेड्यूस्ड लेवल को ही हम लोग R.L बोलेंगे। हम लोग आने वाले क्लासेस में जब भी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग कभी भी एल्टीट्यूड बोल के नहीं करेंगे, क्या बोल के करेंगे, RL। RL कहने का मतलब क्या हुआ, रेड्यूस्ड लेवल। रेड्यूस्ड लेवल क्या होता है, हाउ टू डिफाइन दिस रेड्यूस्ड लेवल, टेल मी इफ यू कैन डिफाइन, क्या होगा रेड्यूस्ड लेवल, क्या है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, नहीं, ये क्या है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट
फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। और जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं। और ये बेंचमार्क कहां पे है, मुंबई पोर्ट, मुंबई सी कोस्ट। तो हम लोग जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं कहां से कर रहे हैं, मुंबई का जो सी कोस्ट है उसका ऊंचाई हम लोग क्या मान लिए, मुंबई का सी कोस्ट को 0 मान लिए। अब उसके रेफरेंस में जो जितना ऊंचा है वो सारा क्या है, एल्टीट्यूड। बात समझ में आया। जैसे तुम कभी भी रेलवे स्टेशन जाना, वहां R.L लिखा रहता है, कोई भी बोर्ड जब टंगा रहता है ना वहां पे स्टेशन का, तो वहां RL इतना लिखा रहता है। तुमको अपने आप कभी जाओगे धनबाद स्टेशन देखना, वहां RL लिखा रहेगा। अब कोई भी स्टेशन जाना ना तो वहां पे लिखा रहता है, हमेशा बोर्ड का नाम लिखा रहेगा 2 लैंग्वेज में, उसके नीचे RL लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया RL क्या होता है। ये जो वर्ड हम इस्तेमाल किए बेंचमार्क, ये बेंचमार्क क्लियर हुआ। बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट है। बेंचमार्क क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। और रेड्यूस्ड लेवल क्या होता है, उससे उसका ऊंचाई। जैसे अगर हम लोग यहां पे बात करें, मान लो कोई एक ग्राउंड है, ठीक है, जैसे मान लो एक ये ग्राउंड है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये तुम्हारा क्या है, बेंचमार्क, बेंचमार्क है। बेंचमार्क कहने का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है तुम्हारा, रेफरेंस पॉइंट है, जहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी भी जगह का ऊंचाई नापने वाले हैं। समझ में आया बात। और तुम्हारा धनबाद कहां पे है, लेट अस अज्यूम धनबाद यहां पे है, ये क्या है तुम्हारा, धनबाद है। ठीक है, और ये बेंचमार्क कहां पे है, हम लोग कौन सा ले रहे हैं बेंचमार्क, कहां का ले रहे हैं, बोलो बाबू, अभी बताए ना, मुंबई। ठीक है, और ये बेंचमार्क कौन डिसाइड करता है, सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। बात समझ में आया। तो अब ये जो डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, विच डिस्टेंस, ये देखो, ये इसका 0 लेवल हो गया, 0 मीटर का RL हो गया, ये 0 मीटर है, ये नहीं रेफरेंस पॉइंट। अब ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड लेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड लेवल, या इसी को क्या बोलेंगे, RL बोलेंगे। ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब बात आएगा कि सर सवाल तो हमारा कंटूर से है, आप तो कुछ और पढ़ा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर धनबाद का RL हम बोलेंगे कि 400 मीटर है, सपोज धनबाद का RL कितना है, 400 मीटर है, इमेजिन कर रहे हैं, तो क्या खाली धनबाद ऐसा जगह होगा जो कि मुंबई के पोर्ट से 400 मीटर ऊंचा है, कहीं ऐसा जगह होगा ना जी, नहीं होगा। जो कि क्या होगा, सबका RL क्या होगा, 400 मीटर। तो बात आता है कि कंटूर क्या है, बात क्या आया, कंटूर क्या है सर। तो कंटूर कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने वाला एगो वर्ड है जो सीधा सा ये बात बताता है कि जितना जितना पॉइंट का, जैसे 400 मीटर धनबाद का RL है, तो ऐसा जितना पॉइंट है जिसका RL 400 मीटर है सबको ज्वाइन कर दो। जो लाइन मिलेगा, क्या तुम लाइन धरती पे बना पाओगे, कभी बनेगा। तो कंटूर सबसे पहला क्या होगा, इमेजिनरी होगा। और वो कहां बनेगा, सिर्फ और सिर्फ मैपवे में बनेगा। क्या कभी भी सरफेस पे बना पाएंगे, कभी सरफेस पे नहीं बनेगा। कहां घर तोड़ोगे जी समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कंटूर सबसे पहले क्या होगा, एक इमेजिनरी लाइन होगा। दूसरा इसका और क्या होगा खासियत, ये होगा कि ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो कि सेम RL के पॉइंट्स को मिला के बनता है। मतलब 400 मीटर का एक कंटूर होगा। 400 मीटर का कंटूर कहने का क्या मतलब हुआ,
कि भैया इस कंटूर लाइन से, कंटूर लाइन क्या स्ट्रेट होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कर्व हो सकता है, वो कैसे भी घूम सकता है भाई साहब। समझ में आया बात? तो कंटूर जो होगा वो कैसा होगा? एक ऐसा कर्व होगा जिसके हर एक पॉइंट्स का जो आरएल होगा वो सेम होगा। मान लो कि हमने ये गलती से ऐसे खींच दिया, कंटूर है ये, और हम बोल रहे हैं ये कंटूर किसका है? 400 मीटर का कंटूर है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका ये तात्पर्य हुआ कि ये जितने भी पॉइंट से होके क्रॉस करेगा सबका आरएल कितना होगा? 400 मीटर। समझ में आया? अब भैया घूम फिर के अगर देखा जाए पूरे धरती को, अगर आप इमेजिन करो इतना बड़ा धरती है, तो घूम फिर के तुम कहीं भी मिला के बनाओगे तो घूम फिर के कहीं ना कहीं तो क्लोजर बनेगा ना। लेकिन क्या तुम पूरा एरिया का मैप लेके बैठे हो? पूरा एरिया का मैप लेके तो नहीं बैठे। तो जब तुम बनाओगे मैप तो हो सकता है कि तुम्हारे मैप में ये वाला पार्ट आए ही नहीं, खाली इतने ही दूर तक आए। नहीं तो कंटूर तुमको लगेगा कि ये तो सर आधे रह गया सर, क्लोज तो हुआ ही नहीं। लेकिन जब भी कंटूर बनता है तो कंटूर हमेशा क्या होगा? एक क्लोज कर्व बनेगा। जरूरी नहीं है कि वो पूरा क्लोज कर्व तुम्हारे मैप में आए। समझ में आया बात? तो कंटूर क्या है? व्हाट इज कंटूर? क्या डिफिनेशन बोलेंगे? सबसे पहला क्या? इट इज एन इमेजिनरी लाइन। है कि नहीं? अरे बोलो बच्चा, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, है ना? हाँ यस सर, नहीं हाँ बोलना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन। दूसरा और क्या बोलना है? अच्छा इमेजिनरी लाइन या फिर इसको कर्व बोलो, नहीं तो बच्चा बोलेगा यस सर। लाइन बोले तो स्ट्रेट लाइन ना होगा ना ना। ठीक है, और इसमें क्या बोले हम कि ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व हैज सेम एल्टीट्यूड। बोलो ना हाँ। हाँ ये वाला बात जो हाँ बोलने वाला है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस कर्व है सेम एल्टीट्यूड, और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? अरे क्या बोलते हैं इसको? आरएल। एल्टीट्यूड पे तो आरएल बोल रहे हैं। अब एल्टीट्यूड भूल जाना है, धीरे धीरे इसको मिटा देंगे, खत्म कर देंगे अपने हम लाइन में। ठीक है सॉरी। ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व हैव सेम एल्टीट्यूड और आरएल। और एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बताएं हम कि कंटूर ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व, मे और मे नॉट बी इन योर मैप। नहीं बोले हमेशा बनाएगा वो क्लोज्ड कर्व भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि दैट शुड रिटेन ऑन योर मैप। राइट? क्या बोले हम? इट ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व। बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व, may or may not be, may or may not be a closed curve in your map, लेकिन असल में तो होगा हमेशा क्लोज्ड कर्व। ये बात समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग एक कंटूर ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, अगर ये कंटूर है तुम्हारा 100 मीटर का, ये कंटूर है तुम्हारा 110 मीटर का, और ये कंटूर है 120 मीटर का। अच्छा जरा बताओ तो किधर जाने पे हमको मतलब धरती ऊंचा लगेगा कि नीचा लगेगा? ये वाला जो पॉइंट है इसका आरएल कितना है? 110 मीटर। अगर इसको सही से हम लोग देखें, अगर इसको सही से हम लोग देखें तो ये कैसा लगेगा कि मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है तुम्हारा बी, और ये पॉइंट है तुम्हारा सी। ठीक है, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें
तो असल में तो ए पॉइंट कहीं यहां रहा होगा, तो बी पॉइंट कहीं यहां रहा होगा, और सी पॉइंट कहीं यहां रहा होगा, और इसका जो जमीन रहा होगा बाबू, तो तुम बताओ जमीन क्या ऐसा रहा होगा क्या? जमीन तो जरूर ऐसा रहा होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, बुढ़वा खो। देखो यार, हम बोल रहे हैं बे जमीन जरूर ऐसे रहा होगा ना, तभी तो ए का कंटूर कितना, ए का आरएल कितना है, 100 मीटर है नहीं, और बी कितना है, 110 मीटर है, और ये कितना है, 120 मीटर है। बात समझ में आ रहा है? रेफरेंस लेवल से 100 मीटर, ऐसे मतलब धरती क्या है, इसका ऊपर उठ रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर इधर से जाओगे तो ऊपर उठ रहा है, उधर से जाओगे तो नीचे जा रहा है, सीधा सा बात है। ये बात समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, चलो और एक चीज, एक एक बात का कितना सारा बात बता दिए। ये क्या है बाबू? ये पहाड़ लग रहा है, पहाड़े बना रहे थे वैसे, ये पहाड़ है, ठीक है। अच्छा इमेजिन करो कि ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लाइन ये है, ये तुम्हारा क्या है, रेफरेंस, ये है तुम्हारा रेफरेंस लाइन, ठीक है। अच्छा तो एक बात बताओ बाबू, ये पॉइंट का जो आरएल होगा और उसी के इक्विवेलेंट यहां पे जो पॉइंट होगा उसका आरएल सेम होगा कि नहीं? ये अगर ए है और ये अगर A1 है तो दोनों का आरएल सेम, बोलो। अब इमेजिन करो कि पहाड़ जो है ये 2D में थोड़ी है, ये तो 3D में है, तो इधर से भी ऐसे ऐसे है, ऐसे ना है पहाड़, ऐसे ना है, उसका जो गोल चक्कर होगा वो सब क्या होगा, पूरा एक ही पॉइंट दर्शाएगा कि नहीं? नहीं दर्शाएगा? पक्का? वेरी गुड, समझ के रहना बाबू, बहुत खतरनाक चीज पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर में गए, ये बी पॉइंट है और ये B1 है, तो इसका भी क्या होगा, सेम आरएल होगा कि नहीं? लेकिन क्या होगा, बी वाला का आरएल ए से ज्यादा होगा कि नहीं? और सी वाला जो होगा वो उसका बताओ तो जरा। वेरी गुड। अगर हम इसका कंटूर बनाने की कोशिश करें, अगर हम इसका कंटूर बनाने की कोशिश करें, हम बोलेंगे कि भैया ये वाला जो कंटूर है ना, ये किसका कंटूर है, मान लेते हैं 100 मीटर का कंटूर है, ठीक। ये सी वाला है, बोलो बाबू, ये ऐसे जा रहा है, एक बी वाला भी मिलेगा कि नहीं? मिलेगा? एक बी वाला भी मिल गया, ये एक ऐसे जाएगा कंटूर, बोलो जाएगा? बाहर वाला कौन सा पॉइंट था, सबसे नीचे वाला है, बाहर वाला कौन सा है, ये है तुम्हारा 100 मीटर का, नहीं, और ये वाला किसका है, 110 मीटर का, और ये वाला किसका है? इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोज कंटूर है कि नहीं? और जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ता जा रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमको किसी पहाड़ को कंटूर बनाना है, पहाड़ का कंटूर, तो पहाड़ का कंटूर में हम लोग जब एक साइड से आगे बढ़ेंगे, अच्छा कैसे बढ़ेंगे कंटूर बनाने के लिए पता है एक बार,
हम लोग मान लो इस पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना ये वाला बात। अगर हम लोग इस पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि मेरा धरती कहाँ पे है, धरती यहाँ पे है ना, तो हम लोग इसका RL लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे धरती कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये RL लिखेंगे ऐसे। बात समझ में आ रहा है? फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे अच्छा धरती यहाँ पे है, तो इसका RL लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग एक साइड से आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं, या फिर टॉप पॉइंट से अगर तुम देखोगे, ये क्या, कौन सा पॉइंट इसको बोलते हैं, अबे समिट पॉइंट बोलते हैं इसको। समिट मतलब सुमित नहीं है, ये इसको सुमित नहीं पढ़ देना, समिट पॉइंट सबसे ऊपर, ठीक है। तो समिट पॉइंट से चाहे तुम इधर जाओ चाहे तुम उधर जाओ, अगर तुम सेम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जाओगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ तुमको क्या मिलेगा, सेम RL मिलेगा कि नहीं। तो अगर तुम्हारा ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से तुम जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, तुम्हारा कंटूर का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ। कंटूर का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों भाई, घटना चाहिए ना। सबसे ज्यादा किसका है, एपेक्स पॉइंट का, उसके तुम चाहे इधर जाओगे चाहे इधर जाओगे, तो RL तुम्हारा क्या होगा, घटेगा ना, नहीं होगा। मतलब अगर सेंटर से बाहर की ओर जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू घटेगा, तो नहीं घटेगा। अबे ये मान लो तुम्हारा सबसे ऊपर है, ये कितना C का कितना है, 120 था, ये मान लो 130 है, तो तुम जैसे ही थोड़ा सा नीचे गए तो 120 ना मिला, तो ये कहाँ मिल रहा है, उसके बाद ना मिल रहा है, फिर 110 मिल रहा है। देखो ना, ये 120 है, ये वाला 120 है। भाई डिजिटल बोर्ड है, फिर क्या दिक्कत है, तुम जूम करो और अच्छे से देखो, है ये वाला सबसे ऊपर वाला 120, उसके बाद वाला क्या 110, उसके बाद क्या 100। तो जैसे जैसे हम लोग समिट से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, कंटूर का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, घट रहा है ना। समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हिल्स पे क्या होता है। हम लोग समिट पॉइंट से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे कंटूर वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा, स्टेटमेंट में सवाल, यही सवाल तो पूछता है आजकल ऐसे। समझ में आया? अच्छा इसका उल्टा कैसा होगा, इसका ये तो हो गया हमारा माउंटेन का, ये किसका है, माउंटेन का कंटूर है, ये तो माउंटेन का कंटूर है ना। बोले बाबू, अगर हम लोग बात करें पौंड का, तो पौंड का कैसा होगा, पौंड कैसा होता है, ऐसा होता है, गड्ढा होता है। इमेजिन करो हम लोग एकदम सबसे गड्ढा वाला पॉइंट में, अब गड्ढा वाला पॉइंट से थोड़ा सा भी हम लोग कहीं जाएंगे तो RL क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पे क्या हो रहा था, RL जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे बाहर घट रहा था, लेकिन पौंड में क्या होगा, बढ़ेगा। फील आ गया, वहां भी क्लोज कंटूर होगा, एक ही मैप में दिख जाएगा तुमको, क्लोज नहीं दिखेगा। तो भाई अगर हम लोग को कंटूर मैप दिख जाए तो हम लोग पूरा का पूरा सरफेस के एलिवेशन को पता कर सकते हैं ना, कहाँ गड्ढा है कहाँ ऊंचा है, कर सकते हैं कि नहीं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटूर। अभी इसमें हम लोग और भी बातें करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो भाई साहब ये हमारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा मत पूछना, ठीक है। करने आओ यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में, और जितने जल्दी, अभी देखो ये चिल्ड्रंस डे है 14 नवंबर को, तो उसका ऑफर चल रहा है। अभी जो लोग ले लोगे एडमिशन ले लोगे, उसके बाद फिर बाबू ओनली फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को ही ऑफर मिलेगा। अब क्या ऑफर है, ग्रुप में आओ देखो जा। धन्यवाद, जय हिंद।